नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एरोस्पेस सेक्टर की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि अभी फाइनली भारत की तरफ से फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर एमका के लिए एक इंडिजिनस एरो इंजन को बनाने का प्लान किया जा चुका है, जिसमें हम एक 120 किलोटन क्लास की इंजन को अभी बनाने वाले हैं। लेकिन अभी पता चला है कि एमका के लिए एक इंजन को डेवलप करना बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। सफरान की तरफ से बताया जा रहा है कि एमका के लिए एक इंजन को डेवलप करना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में इंजन के ऊपर पूरा एयरफ्रेम को डिज़ाइन किया जाता है, यानी पहले इंजन को तय किया जाता है और उसके बाद उसी इंजन को बेस करके एयरफ्रेम को उसी हिसाब से डेवलप किया जाता है। लेकिन इस बार इक्वेशन थोड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि एमका का डिज़ाइन पहले से बनाया जा चुका है और इसमें अभी जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो अभी एमका का जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन के साथ कॉम्पेटेबल होने वाला और उसी के हिसाब से या उसी के डायमेंशन के हिसाब से एमका की एयरफ्रेम को बनाया जा चुका है। तो आगे चल के जिस भी इंजन को बनाया जाएगा उसका एग्जैक्ट डायमेंशन एमका की एग्जिस्टिंग इंजन बे के साथ सिमिलर होना काफी जरूरी होने वाला है। सफरान इंडिया के सीईओ का कहना है कि नॉर्मली एयरफ्रेम इंजन के अराउंड ही डिजाइन होता है, लेकिन इस बार इंजन को एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में फिट करने के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी चैलेंज यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इसके लिए पहले तो इंजन के डायमेंशन और उसकी थ्रस्ट आउटपुट को मैच करने के लिए कई पैरामीटर को बैलेंस करके इंजन को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एंड में इंजन का डायमेंशन अलग हुआ तो बाद में इसे एमका में फिट करने के लिए एमका की पूरी डिज़ाइन में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकता है, जो कि खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाले, जिस वजह से सफरान का कहना है कि अभी एमका के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करना असल मायने में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी और जर्मनी की थाइसन-ग्रुप मरीन सिस्टम यानी टीकेएमएस के बीच अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने की बात सामने आई है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM को P-75I सबमरीन में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इस मिसाइल का रेंज अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। खास बात यह कि अभी तक हमारी सबमरीन में फ्रेंच ऑरिजिन एक्सोसेट SM-39 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर के आसपास है और इसके लिए भी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे नया सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, जो बेसिकली निर्भय मिसाइल का कॉम्पैक्ट वेरिएंट होने वाला है, अब भारत के पास एक इंडिजिनस और पावरफुल ऑप्शन लेके आ रहा है। अब चलिए इस मिसाइल की टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करते हैं। ये मिसाइल सबमरीन के टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास की सबमरीन, सिंधुघोष क्लास के सबमरीन और फ्यूचर में हमारी जो भी सबमरीन बनाया जाने वाला है उन सभी के साथ कॉम्पेटेबल होने वाला है। इसका रेंज करीब 500 किलोमीटर के आसपास होने वाला और ये दो वेरिएंट में आने वाला है, जिसमें एक इसका लैंड अटैक वेरिएंट होने वाला और दूसरा इसका एंटीसिप वेरिएंट होने वाला है। और इसमें 300 kg तक का कन्वेंशनल वॉरेट का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल को मेंटेन करने वाला है, जो कि एनिमी रडार के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बनाने वाला है। फरवरी 2023 में इसका पहला अंडर वाटर टेस्ट को विशाखापट्टनम के पास किया गया था, जिसमें मिसाइल ने 420 किलोमीटर के आसपास की दूरी से टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इसका दूसरा टेस्ट नवंबर 2024 में हुआ था और 2026 में अभी फिर से इसको टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये मिसाइल किसी ऑपरेशनल सबमरीन से फायर नहीं किया गया, जो कि सबसे क्रिटिकल स्टेप होने वाला है। डीआरडीओ का कहना है कि 2031 के आसपास इस मिसाइल को सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार किया जाने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के टाइमलाइन के साथ भी मैच करने वाला है। यानी कि जब वो सबमरीन सर्विस में एंटर करने के लिए तैयार होंगे या बनेंगे, तब ये मिसाइल उन सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने वाला और ये उनकी प्राइमरी स्टैंड अप मिसाइल के रूप में शामिल होने वाले हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। नवंबर 2022 को डीआरडीओ की तरफ से AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। फिर जुलाई 2024 में डीआरडीओ की तरफ से फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया गया था।
अभी पता चला है कि DRDO अभी अगला बड़ा कदम लेने जा रहा है, जिसमें AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल की फैब्रिकेशन को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया और पता चला है कि अभी ये मिसाइल 2026 में अपने पहले ट्रायल के लिए रेडी होने वाला है। अब AD-2 मिसाइल के बारे में बात करें तो ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाला है, जो 3000 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। AD-1 मिसाइल से फर्क ये होगा, AD-1 बोथ इंडो एटमॉस्फेरिक और लो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन को कर सकता है, लेकिन AD-2 मिसाइल खास करके हाई एल्टीट्यूड पर मिड कोर्स फेज में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब टारगेट को एटमॉस्फेयर के बाहरी वॉरेट से अलग होने से पहले डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। AD-2 मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने वाला और DRDO के मुताबिक ये मिसाइल पाकिस्तान की MIRV कैपेबल अबेबल मिसाइल और चाइना के DF-21 जैसे मिसाइल को टैकल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए DRDO अब एक ओवर द होराइजन रडार को भी डेवलप कर रहा है, जो 1500 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और इस रडार को इजराइल की स्वॉर्डफिश रडार से डिराइव किया जा रहा है। लेकिन इस रडार में 80% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट मौजूद होने वाला है। स्ट्रेटेजिक एंगल से देखा जाए तो AD-1 और AD-2 फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बैकबोन होने वाला है और इनका डिप्लॉयमेंट पहले दिल्ली NCR रीजन और बाकी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाने वाला है। फेज 2 के बाद अभी DRDO की तरफ से फेज 3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें 2 नए इंटरसेप्टर मिसाइल अभी बनाए जा सकते हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और खास करके हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अब अपनी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने के लिए इजराइल की विंडमन टैक्टिकल क्रूज मिसाइल को खरीदने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ सभी हंड्रेड्स की नंबर में इन मिसाइल को खरीदने की प्लानिंग कर रही है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रैम्पेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की स्टॉक को भी इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। विंडमन मिसाइल के बारे में बात करें तो इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से 2024 में फैनब्रो एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। इस मिसाइल का वेट अराउंड 140 kg के आसपास है और इसका रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मिसाइल को रफाल Su-30 MKI तेजस और अटैक हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एक लेजर होमिंग सीकर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद होता है और इसका सर्कुलर एयर प्रोबल सिर्फ 1 मीटर के आसपास से लिमिटेड होता है, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी बेहतर है। इसमें 20 kg क्लास की वॉरेट को भी अलग अलग कन्फिग्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मिशन के हिसाब से ब्लास्ट, फ्रैगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह कि ये लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, इसलिए एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें मैन इन द लूप कैपेबिलिटी भी मौजूद होने वाला है, जिस वजह से पायलट स्ट्राइक के दौरान मिसाइल को रिडायरेक्ट या अबॉर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा पायलट मिसाइल की स्पीड प्रोफाइल को भी एडजस्ट कर सकता है, जिस वजह से सिचुएशन के हिसाब से कभी हाई स्पीड अटैक और कभी स्टेल्थी स्लो अप्रोच को अपनाया जा सकता है। एक और खास बात यह कि यह मिसाइल GPS डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर सकता है और एक डेंस लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। मतलब पाकिस्तान या चाइना के फोर्टिफाइड बेसेस को भी इसकी मदद से स्ट्राइक करना बहुत ही आसान होने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। DRDO की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर अभी एक नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका एम एक इंडिजिनस रीयूजेबल हाई स्पीड एरियल एक्सपेंडेबल टारगेट यानी हीट ड्रोन को डेवलप करने का होने वाला है। ये एक कटिंग एज इनिशिएटिव होने वाला है जो इंडियन एयरफोर्स और सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम के लिए ट्रेनिंग, रडार ट्रैकिंग और लाइव फायरिंग टेस्ट में बहुत ही मदद करने वाला है। ये रीयूजेबल हीट ड्रोन मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोफाइल को सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब J-20 या J-10 जैसे किसी भी एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर या फ्लाइट बिहेवियर को मिमिक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत को इंपोर्टेड एरियल टारगेट पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये ड्रोन मार्क 0.8 से लेके मार्क 1.4 तक की स्पीड और 13 से 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक फ्लाई करने में सक्षम होने वाली है और इसका एडजस्टेबल रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS सिस्टम फाइटर जेट जैसे सिग्नेचर जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि रडार ट्रैकिंग और मिसाइल एंगेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसकी एक और बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये कि इसे रीयूज किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग अभ्यास हीट ड्रोन के बारे में बात करें तो इनको एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये नया हीट ड्रोन रीयूज किया जा सकता है, जिससे इसको मल्टीपल टाइम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टेस्टिंग कॉस्ट बहुत ही रिड्यूस हो सकता है
और इम्पोर्टेड सिस्टम के कंपैरिजन में हमको 2 से 3 गुना सस्ता पड़ने वाला है। इसमें जीपीएस, नेविक और MEMS बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मौजूद होने वाला है और ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए इसमें ऑनबोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर सिस्टम भी मौजूद होने वाली है। इसको ग्राउंड स्टेशन की मदद से प्री प्रोग्राम्ड या रियल टाइम में कंट्रोल करना भी संभव होने वाला है। ट्रेनिंग के अलावा ये हीट ड्रोन एक डिकॉय या जैमर प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मतलब एनिमी रडार्स और मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसी तरीके की स्ट्रेटेजी को सफलता के साथ अप्लाई किया गया था, तो अभी इनको लार्ज स्केल में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।